एपिसोड नंबर 2। रक्से जुनून। ताया जी कहाँ हैं? आखिरकार इसे एक फिक्रा सूझ ही गया। मौलवी साहब की बच्ची फोत हो गई है, जनाजे के साथ कब्रिस्तान गए हैं। फिर वही खामोशी इसके चारों तरफ गर्दिश करने लगी। जामिया मस्जिद से जोहर की अजान की आवाज बुलंद हुई। इसी दम अज्जी सेवनब की 2 बोतलें पकड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। इसे जिस तरह छोड़ गया था, इसी हाल में बैठे देखकर इसने बेख्तियार पेशानी पर हाथ मारा। ओ तू अब तक वैसे ही बक्कल मार के बैठी है? गर्मी नहीं लगती तुझे? ये लुई तो उतार दे। अंदर चल के एयर कूलर के आगे बैठ। चल उठ। मैं नमाज पढ़ लूं? बिल्कुल पढ़ ले नमाज। हाजिन बीबी, हमारे लिए भी दुआ कर देना। सदफ, तूने इसे पानी पिलाया? ये अभी तक प्यासी बैठी है। ले ये बोतलें पकड़, दूध सोडा बना दे जल्दी से। इसने चादर उतार कर अंगली पर डाल दी और अटैची कैसे दुपट्टा निकालकर वजू करने गुस्सा खाने में चली गई। जब वो नमाज पढ़ के दुआ मांग रही थी तो अज्जी दूध सोडे का गिलास लिए पहुंच गया। कितनी लंबी नमाज पढ़ती है तू? इतनी देर में तो लोग 4 नमाजें पढ़ लेते हैं। इसने जानिमाज समेट कर गिलास इसके हाथ से ले लिया। हांडी बनने में भी देर है, मैं बाजार से सालन और रोटियां ले आता हूँ। बता क्या खाएगी? आलू कीमा पाए या नान हलीम ले आऊं? जो तुम्हारा दिल करे ले आओ। क्यों जी, तेरी कोई मर्जी नहीं? वो खामोश रही। बतानी पड़ती है मर्जी, किसी को क्या पता अगले बंदे के दिल में क्या है। अज्जी कदरे झिझक कर मैंने खेज लहजे में बोला था। वो बिला जरूरत नवाड़ी पलंग पर रखे सरहाने के शिकने दुरुस्त करने लगी। अब मेरे वापस आने तक अकड़ के बैठी ना रहना, ठंडी हवा में आराम कर, थकन उतार ले। मैं बस अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। जाते हुए वो एयर कूलर ऑन कर गया था। थकन से चूर तो वो थी ही, खुशगवार नम हवा ने इसके सांप को थपकना शुरू किया तो जल्दी गनूद की तारी हो गई। भोजन जहन में सफर के वाकयात, अम्मा अब्बा और कनीज की बातें, कसरा चूजा और अपने घर के आंगन में लगे हुए स्योती के फूल, ताईजान का कोफर ज्यादा चेहरा, कॉलेज की ऊंचे चौड़े वाली मैड में भांचे फाड़ कर कहके लगाती तेज तरार लड़कियां और कॉलेज के बड़े बड़े कमरे किसी बार बार रिवाइंड होती फिल्म की तरह मुतलस्सम हो रहे थे। यहाँ गुजरे हुए थोड़े से वक्त से ही इसे बखूबी अंदाजा हो चुका था कि आइंदा के हालात बहुत मुश्किल होंगे। साथ वाले कमरे से ताईजान और सद्दफ के बातें की मध्यम और गैर वाज़ेह आवाजें आ रही थी। एयर कूलर की घुंघरू और मगरिबी दीवारों के साथ रखे टैप फ्रीजर की धीमी सरसर किसी लोरी की मानद इस पर नींद वार कर रही थी। बतदरीज मक्खियों की बनबनाहट में बदलती आवाजों ने इसे बहुत सी परेशान कुन सोचों से छुटकारा दिलाया था। अज्जी के लौटने से कबल ही वो सो चुकी थी। वो बेदार हुई तो शाम का अंधेरा फैल चुका था। ताया जी घर आ गए थे। इसे सख्त भूख लगी थी, लेकिन वो इससे पास बिठाए देर तक बातें करते रहे। रात को इसने सबके साथ ही खाना खाया था। ताया जी इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद गए तो वो चारपाइयां बिछाने में सदफ का हाथ बटाने लगी। ताईजा ने दोनों चीखें गिराई और सदफ को मुखातब करके बोली, आयशा का बिस्तरा अंदर बड़े कमरे में बिछा दे। इस बेचारी को कहाँ आदत है एयर कूलर के आगे सोने की, कहीं ठंड ही ना लग जाए। इनके लहजे में महसूस किया जाने वाला तंज था। बरामदे में 5 चारपाइयां आ भी नहीं सकती, खामखा आने जाने में तंगी होगी। रात को 2-3 दफा तो जरूर ही जाते हैं तुम्हारे अब्बू गुसल खाने में, अंधेरे में चारपाइयों से ठुड्डे खाते फिरेंगे। वो खामोशी से अंदर आकर इसी नवाड़ी पलंग पर लेट गई जिस पर दोपहर में सोई थी। बेशक इनके घर में एयर कूलर नहीं था और हो सकता था कि रात को इसे ठंड भी महसूस होती, मगर ताईजान की बात ने इसे बहुत दुख दिया था। इसने सुस्त रवि से और कदरे डोल कर घूमते हुए छत के पंखे को देर तक घूरते रहने के बाद आंखें मीच ली। करवटों का एक तवील सिलसिला इसे पलंग के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मुंतकिल करने लगा। ना जाने रात की किस पहर इसे हल्की सी ऊंघ आई थी या किसी की बुलंद आवाज में बोलने पर चौंक गई। इसे गर्मी नहीं लगती? इनके घर में एयर कूलर नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ तो है ना, वहां पर खुली हवा होती है। हमारे मकान से इनका घर बहुत बड़ा है, इस तरह का बंद बंद खिड़कियों के गड्ढे ढरबे जैसा नहीं है। अंदर चाहे गर्मी से इसकी जान निकल जाए। चलो सदफ, उठ तो इसे बाहर लेकर आ, मैं सो जाता हूँ अंदर। ये अज्जी था जो बहुत गुस्से में लगता था। शायद वो अभी अभी कहीं से वापस आया था। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे अब्बू जग जाएंगे। और तुम्हारे दिल में जो उबाल उठ रहे हैं ना, इनकी वजह मुझे खूब मालूम है। नहीं मरती वो,
कल से वो अकेली सो जाएगी एयर कूलर के आगे, हम सब अंदर लेटेंगे। बहन को ना बेआराम कर, सारे दिन की थकी हुई है। घुटी घुटी आवाज में इसे घिरक रही थी। बेआराम ना कर। कुछ देर तक अज्जे की बड़बड़ाहट और कुछ खड़पट इनके कानों तक पहुंची और फिर खामोशी छा गई। इसे अपने हल्क में आंसुओं की नमकीन नमी महसूस हुई थी। सुबह तक वो जागती रही थी। अगले रोज इतवार था। ये तमाम दिन कमरे में बैठे बैठे गुजारा। रात को सोने का वक्त हुआ तो वो खुद ही अपना बिस्तर अंदर बिछाने लगी। सद्दफ ने इसे बरामदे में लेटने के लिए कहा, लेकिन वो आहिस्ते से बोली, मुझे सर्दी लगेगी रात को, मैं यही ठीक हूँ। वो कंधे उचकाकर चली गई थी। इफ्फत तारा इसके साथ कदम मिलाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर सुरमई संगीरों की फर्क पड़ती थी कि फैलती ही चली जा रही थी। इन्होंने थकन ज़दा नजरों से तेजी से दूर होते जासिया को देखा था। यह अखलक वो रुक गई। शायद इसे एहसास हो गया था कि वो बहुत पीछे रह गई हैं। अम्मी, इस तरह पाँव घसीटने से बेहतर था अब वॉक करने की हामी ही ना भरती। जरा तेज चलें, चुस्ती से मौसम की खुशगवारियत को महसूस करें। मारे बंदे मुशक्कत समझकर वॉक करेंगी तो कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा थक जाएंगी और 2-4 रोज में जी उता जाएगा। इसने कदमों की रफ्तार धीमी कर दी थी। मेरे बाएं टखने में शदीद दर्द हो रहा है, लगता है जैसे जलता अंगारा रख दिया हो किसी ने। तुमने तो हद ही कर दी है। मुझ में इतनी शक्कत कहाँ है कि 2-3 किलोमीटर उछलते कूदते तय करूं। तुम तो पीछे देखे बिना भागी ही चली जा रही हो। मैं चाहे सड़क पर ढेर हो जाऊं, तुम्हें कोई परवाह नहीं। वॉक करना जरूरी है, ठीक है कर रहे हैं, पर ऐसी भी क्या फताई है कि सारे इलाके का गश्त कर डाला। वो इसके करीब आते आते हाँफने लगी थी। इनके लहजे में नाराजगी को महसूस करके झांसिया मुस्कुराई। ब्लड शुगर आखिरी हद तक, बीपी आपका कभी नॉर्मल नहीं हुआ। हाथ पांव बैठे बैठे सुन हो जाते हैं। नमक और चिकनाई का इस्तेमाल आप कम नहीं कर सकती। चोरी छुपे मिठाई भी खा लेती हैं, लेकिन कभी कभार। अब वॉक करने से भी आपका जी घबराता है तो ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन दिल घबरा रहा है, सर घूमता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है टाइप शिकायतें मुझे ना सुनाया करें। ये बीमारी तो जान का रोग है, जान जाएगी तो पीछा छूटेगा। वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई। सड़क दूर दूर तक वहरान नजर आती थी। खुशगवार खुन्नक हवाएं सरकंडे के झाड़ों में से गुजरती हुई भम सरसराहट पैदा कर रही थी। जब वो घर की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ने लगी तो एक गाड़ी मुखालिफ सिम से आई और जन से इनके करीब से गुजर गई। इंडिकेटर तक नहीं जलाया उल्लू के पट्टे ने। जासिया ने एक पत्थर को पैर से ठोकर लगाकर दांत पीसे। हर घोड़े गधे को पता नहीं ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल जाता है। इफ्फत फिर 10-12 कदम पीछे रह गई थी। वो खुद वापस इनके पास चली गई। किस कदर वीरानी है, सारी सड़कें सुनसान पड़ी हैं और हम दो निहत्ती औरतें पागलों की तरह भागी फिर रही हैं। कल से जल्दी निकलना घर से, ये वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं। आजकल हालात बहुत खराब है। हालात तो कभी भी दुरुस्त नहीं होते, वो लापरवाही से बोली। आप बस किसी बहाने इस मुसीबत से जान छुड़वाना चाहती हैं। जाहिर है आप 8 बजे वाला ड्रामा कुर्बान करने पर रजामंद नहीं होंगी। आपके हाथ बहाना लग गया है, वीरानी और हालात की खराबी वाला। ये झंझट तो खुद ब खुद ही खत्म होगा। इफ्फत ने अचानक हाथ उठाकर इसे खामोश होने को कहा। चुप, मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी है। चलना में खामोश रहकर वो आसपास किसी गैर मामूली शय को महसूस करने की कोशिश करती रही। फिर मसनूई खौफजदा से बोली, ख्वामखा मत डराए मुझे। वैसे आपको डर किस बात का है? मैं जो आपके साथ हूँ, परेशानी की कोई बात ही नहीं। यही तो परेशानी की असल वजह है। कभी भेड़ों की रखवाली भेड़ से भी हुई है? इस सड़क की तीनों लाइट्स कई दिनों से खराब है, कोई ध्यान ही नहीं देता। चंद कदमों के फासले तक कुछ दिखाई नहीं। इनका जुमला नामुकम्मल रह गया। इन दोनों को रुक जाना पड़ा था। इनसे चंद फुट दूर सड़क के बाएं किनारे कोई शख्स पहलू के बल लेटा हुआ था। चंद लम्हों तक वो दोनों बिल्कुल साकर सांस रोके खड़ी रही। इन्हें लग रहा था जैसे सड़क ने इनके पांव पकड़ लिए हों। फिर जासिया ने अपने बाजू पर इफ्फत की लरजती गिरफ्त को महसूस किया था। वो इसे पिछली सिमत में खींच रही थी। बिना कोई आहट पैदा किए वो उल्टे कदमों इस मकाम से दूर हटने लगी। प्लीज हेल्प मी फॉर गॉड सेक, इस शख्स ने कराह कर पुकारा था। अब वो मजीद से उठने की कोशिश कर रहा था। झांसिया की रीढ़ की हड्डी में बर्फीली कपकपाहट दौड़ गई। हद से निकलती चीख को बमुश्किल दबाकर वो पूरी कुव्वत से भाग पड़ी।
इफ़त ने अब तक इसका बाजू तो पोंछ रखा था। प्लीज रुक जाए, मैं जख्मी हूँ, प्लीज मेरी मदद करें। वो आंखें बंद करके भागती रही। कुछ देर के लिए वो ये भी फरामोश कर बैठी कि अम्मी के साथ थी। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ, प्लीज मेरी बात सुने, डरे मत। पहली बार इसे महसूस हुआ कि वो शख्स तकलीफ में था। सड़क के मोड़ पर रुककर वो कुछ देर सांस दुरुस्त करती रही। इफ़्फ़त भी गिरती बढ़ती इसके पीछे पहुंच गई थी। रुको मत, भागो, कि इस आदमी के पास पिस्टल वगैरह ना हो। इफ़्फ़त ने इसे अपने साथ घसीटना चाहा, लेकिन वो थमी रही। तुम कौन हो? हम कैसे यकीन कर ले कि तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे? इससे चिल्लाकर पूछा तो इफ़्फ़त ने बेख्तियार इसके मुंह पर हाथ रख दिया। क्या कर रही हो? इस तरह फरेब देकर लोग वारदातें करते हैं, पागल हो गई हो? इनकी आवाज में कपकपाहट थी। मुझे क्या मालूम, आप कैसे यकीन करेंगी? ना भी करें तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही। आपके साथ क्या हादसा पेश आया है? इसकी तरफ से खामोशी छाई रही। अच्छा, मैं आ रही हूँ। वो अब भी खामोश था। इसने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया तो इफ़्फ़त इसके साथ यूं चिमट गई जैसे इसे गोद में उठाना चाहती हो। खबरदार, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अम्मी, वो बेहोश हो गया है। पता नहीं किस कदर गहरा जख्म हो सकता है वो गाड़ी वाले से टक्कर मार गया हो जो अंधों की तरह ड्राइव कर रहा था। इसने जबरदस्ती खुद को इनकी गिरफ्त से छुड़वाया। मोहतात कदमों से चलती हुई वो दोबारा इस जगह पहुंची तो वो शख्स सड़क से जरा हटकर एक बड़े दरख्त के तने से टेक लगाए बैठा था। इसका दिल अब भी गैर मामूली रफ्तार से धड़क रहा था और इसके करीब जाते हुए वो खौफ महसूस कर रही थी। मैं तो समझी मैं समझी शायद आप बेहोश हो गए हैं। आवाज के इर्तियाज को छुपाने में वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुई थी। वो चुप रहा था। आपका एक्सीडेंट हुआ है? वो कुछ नहीं बोला। इसकी खामोशी से जासिया का दिल होलने लगा था। इसका जी चाह रहा था कि एक बार फिर सर पीट दौड़ पड़े और पीछे मुड़ कर भी ना देखे। एक बड़े पत्थर पर नजर पड़ते ही इसने गैर महसूस अंदाज में झुककर पत्थर उठा लिया और डरते डरते 2 कदम उठाकर इसके मजीद करीब हुई। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये पत्थर मेरे सर पे मार दीजिए। जो कसर रह गई है आप पूरी कर लें। इसके इस तरह अचानक चिल्लाने पर जान से उछलकर पीछे हटी। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। वो सब झुंझलाया हुआ लगता था। आई एम सॉरी, दरअसल मैं और अम्मी आपको सड़क के किनारे लेटे देखकर बहुत खौफजदा हो गई थी। वो घुटनों के बल इसके करीब बैठते हुए बोली, आपको क्या हुआ है? आप कह रहे थे आप जख्मी हैं। मैं गलत नहीं कह रहा था, मेरा बाजू चीर के रख दिया, चाकू था इसके पास। अंधेरे में भी वो इसके चेहरे पर सब तकलीफ के तासुरात देख सकती थी। इसने एक हाथ सख्ती से बाजू पर जमा रखा था। वो किसी गहरे रंग की कमीज पहने हुए था, इसलिए वो फौरी तौर पर जख्म की जगह का अंदाजा नहीं कर सकी। यहाँ जख्म लगा है? इसके बाजू की तरफ इशारा करके इसने ऊनी शाल कंधों से उतार दी। मैं ये दुपट्टा बांध देती हूँ, फिर आप हमारे घर चलिएगा। यहाँ अंधेरे में तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जासिया! अम्मी की आवाज का कोई जवाब दिए बिना वो शाल को इस जगह से कुछ ऊपर बांधने लगी जहां इसने हाथ रखा हुआ था। 2 मजबूत गांठे देकर इसे सहारा देकर उठाने लगी। अम्मी, आप वहां खड़ी क्या कर रही हैं? इधर आकर मेरी मदद करें। इसके लिए लंबे चौड़े वजूद का जरा सा बोझ पड़ने से ही वो दोहरी हो गई थी। वो दांत पर दांत जमाए कदरे लड़खड़ाता हुआ सड़क तक पहुंचा और इसके कंधे से हाथ उठाकर बोला, मैं खुद चल सकता हूँ। घर पहुंचने तक इन तीनों में से किसी ने मजीद कोई बात नहीं की थी। अम्मी की खामोशी का मफहूम वो समझती थी, लेकिन फिलहाल इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। अम्मी, आप जाकर मुबश्शिर को बुला लाएं, वो क्लिनिक से आ चुका होगा। मैं इतनी देर में जख्म धो देती हूँ। इन्होंने की होल में चाबी घुमाकर दरवाजा एक झटके से अंदर धकेला और इसे फहमाशी निगाह से घूरते हुए गोया दिल नख्वास्ता पलट गई। रोशनी में इसने पहली बार इस अजनबी का चेहरा देखा तो बहुत देर तक नजर नहीं हटा सकी। इसने इतना खूबसूरत चेहरा आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसके नकुश किसी देवता की तमक्कत लिए हुए थे। वो शायद कोई नशा करने वाला था। मेरा वॉलेट ले गया। अगर वो ना बोलता तो शायद कुछ देर और इसकी माहियत ना ढूंढती। मेरी गाड़ी यहाँ से कुछ दूर खराब हो गई थी। मैं इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हूँ। बस अचानक ही किसी दरख्त के पीछे से निकलकर इसने मुझ पर हमला कर दिया। वो नकाहत भरे लहजे में टूटी फूटी तफसील बताने लगा। इसकी भूरी कमीज की आस्तीनें खून से भीगी हुई थी। पैंट पर भी घुटने तक खून के
डब्बे नजर आ रहे थे। जानसिया कुछ कहे बगैर तेजी से किचन में चली आई। बड़ी उजलत में इसने बैंडेज का रोल तलाश किया, छोटे डब में गर्म पानी भरा और डिटोल के चंद कतरे डालकर भागती हुई वापस आ गई। वो इसका चेहरा एक बार फिर देखना चाहती थी। वो आस्तीनें हटाकर जख्म का जायजा ले रहा था। जख्म गहरा था या हल्का, वो नहीं जान सकी। इसका बाजू साफ करते हुए इसने एक लम्हे के लिए भी इसके चेहरे से नजर नहीं हटाई थी। इसकी सारी तवज्जो जख्म की जानब थी, इसलिए जासिया को बरह रास्त इसकी तरफ देखने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। आपने अपना नाम अब तक नहीं बताया। इसके बाजू पर बैंडेज लिपटते हुए इसने पूछा। ओनेल जान। ना जाने क्यों इसका नाम सुनकर इसे धचका सा लगा था। आप मुस्लिम हैं? जी नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ। एक लम्हे के लिए इसने अपने दिल को रुकते हुए पाया था। वो खामोशी से इसके सामने सोफे पर बैठ गई। वो सोफे पर नींद दराज होकर आंखें मूंद चुका था। अगले चंद लम्हों में इसने हर इस चीज पर निगाहें जमाने की कोशिश की थी जिसके इर्द गिर्द मौजूद थी। गुलदानों पर, खिड़कियों के पर्दों पर, छत के साकित पंखे पर, गिरते हुए चूने वाली दीवारों पर, अपने हाथों की उंगलियों पर, मगर हर बार नाकाम रही। हर बार गैर महसूस तरीके से इसकी नजरें ओनेल के चेहरे पर रिंग जाती। इफत अकेली ही वापस आई थी। मुबश्शिर अभी क्लिनिक से नहीं लौटा। इन्होंने फोन पर इसे आने के लिए कह दिया था। आंटी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अब खासा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। खून तो रुक ही गया है, ज्यादा गहरा जख्म नहीं है। इसने सुरख होती हुई पट्टी को एक नजर देखा। मैं चला जाऊंगा, मुझे जरा गाइड कर दीजिए। कन्वेंस कहाँ से मिलेगी? हमारे घर के बाएं तरफ जो सड़क है, इस पर सीधे चले जाओ। एक लाइन छोड़कर चौराहा आएगा, वहां से वैगन मिल जाएगी। इन्होंने मरवतन भी इसे रुकने के लिए नहीं कहा था। आपको मेरी वजह से बहुत जहमत हुई। वो उठकर खड़ा हुआ तो जांसिया बेख्तियार बोल पड़ी। मुबश्शिर बस आता होगा, वो आपको बाइक पर छोड़ आएगा और जरूरत हुई तो क्लिनिक भी। मुबश्शिर की बाइक खराब है। इफ्फत ने इसकी बात काट दी थी। ओनेल होंड बेचे बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जांसिया की समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे इसे रोक ले। अगर अम्मी इतनी सटमैरी से पेश ना आती तो वो कुछ देर और इसे देख सकती थी। मालूम नहीं वो दोबारा कभी मिलेगा भी या नहीं। अचानक के ख्याल आने पर वो भागते ही दूसरे कमरे में गई और फिर इसी रफ्तार से ओनेल के पीछे बाहर निकल गई। इफ्फत ने इसे रोकने के लिए आवाज दी थी, मगर इसने अनसुनी कर दी थी। ये ले लीजिए। वो रुककर मुड़ा था। झांसे के हाथ में कुछ रुपए थे। आपको पैसों की जरूरत होगी, ये रख ले। ओनेल ने झिझकते हुए इसके हाथ से रुपए ले लिए। मुझे तो याद ही नहीं रहा था कि मेरे पास वैगन के किराए के लिए भी पैसे नहीं है। वो साकत पलकों के साथ इसे देखती रही। जब तक वो नजर आता रहा वो वही खड़ी रही। इसके अकब में कदमों की आहट हुई तो वो अंदर जाने के लिए मुड़ी। अम्मी के माथे की चिकन ने इनकी खफकी की खुमाजी थी। अंदर आते ही वो इन पर बरस पड़ी। बेवकूफी की कोई हद होती है। मुबश्शिर को बुलाए लाई। मैं पागल थी जैसे फोन करती, सारे मोहल्ले में मशहूर करवा देता। वो पर का कव्वा बनाना लोगों को खूब आता है। क्या क्या कहानियां बुनते, कुछ अंदाजा है तुम्हें? मैंने सारी जिंदगी मोहतात रहकर गुजारी है। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हम औरतों को बहुत भारी पड़ती हैं। तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मैं देखती किस तरह तुम एक अजनबी को घर उठा लाती हो। जख्म था तो तुम्हें क्यों दर्द उठा? हमदर्दी करने के लिए और बहुत लोग हैं इस दुनिया में। और जब वो जख्मी ना होता, ड्रामा कर रहा होता, कोई लटेरा होता तो फिर जानती हो मेरा जी चाह रहा था तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। जाओ, दफा हो जाओ। वो खामोशी से सर झुकाए सारी बातें सुनती रही और फिर इनके करीब से गुजरकर भलाई मंजिल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। भलाई मंजिल के अकलौते कमरे में पहुंचकर इसने दरवाजा मुत्तल किया और बिस्तर पर नींद दराज हो गई। आंखें बंद करके वो अनिल जान के नकोश को याद करने की कोशिश करने लगी। इसकी पेशानी किस कदर उलझी थी, किसी फरिश्ते की तरह। दाएं कपट्टी पर एक स्याह तिल था। आंखें इतनी शफाफ थी जैसे कान से बनी हो। आंखों का रंग ना जाने कैसा था, हल्का भूरा या शायद शरबती या फिर सुर्खी माइल भूरा। ना जाने क्या रंग था। ऐसी आंखें दुनिया में किसी और की होंगी? नहीं। इसने नफी में सर हिलाया। नाक का बांसा पेशानी से भनक तक बिल्कुल सीधा, भीगे भीगे से होंठ, ऊपरी होंठ जरा सा ऊपर उठा हुआ जिसे बेनियाज जाहिर करता था। थोड़ी में छोटा सा गढ़ा था, या शायद नहीं था, लेकिन महसूस होता था। ना जाने वो कितनी देर इसके एक एक नश को जहन में दोहराती रही, कभी अलहदा अलहदा, कभी इज्तिमाई तौर पर।
वो देवता था, देवता जिनकी इबादत की जाती है। इसे आंख के गोशे से कान की जानब फिसलती नमी का एहसास हुआ। इसने उंगलियों की पोरों से अपने रुखसार को छुआ। इसका चेहरा गीला था। वो सारी रात जागती रही। करवटें बदलते बदलते इसके पहलू दुखने लगे थे। तमाम रात चंद सातों के लिए भी ओनेल का चेहरा इसके जहन से महू नहीं हुआ। वो इसे सोचना नहीं चाहती थी, मगर खुद को ऐसा करने पर मजबूर पाती थी। सुबह कॉलेज के लिए तैयार होते हुए वो सख्त उजलत का शिकार थी। नाश्ते के नाम पर इसने 2 घूंट पानी हक से नीचे उतारा और भागम भाग घर से निकल आई। अम्मी रात वाले वाकये की वजह से अब तक नाराज थी, तो इन्होंने भी इस अफरा तफरी की वजह दरियाफ्त नहीं की। घर से निकलकर इसने वो रास्ता अख्तियार नहीं किया जिस चौराहे की तरफ जाता था, जहां से वो रोजाना वेगन पर बैठती थी। इसके कदम इस सड़क की तरफ उठ रहे थे जहां रात को ओनेल मिला था। इसने कई बार खुद को बाज रखना चाहा, वापस पलटने की कोशिश की, मगर कोई था जो इसका हाथ पकड़कर खींच रहा था। इसके पांव इसके इख्तियार में नहीं थे। खासी देर तक मारे मारे फिरने के बाद इसे सड़क के किनारे खड़ी एक स्याह करोला नजर आ गई। वो इस जगह से करीब बन गद्दे के फर्क तने की ओट में इस तरह खड़ी हो गई कि आने जाने वालों की नजर से महफूज रहते हुए स्याह करोला को देख सके। जब इसे वहां खड़े खड़े 1.5 घंटा गुजर गया तो थक कर जमीन पर बैठ गई। 1 घंटा मजीद गुजर गया, कोई भी कार को लेने के लिए नहीं आया। साकत खड़ी गाड़ी के टायरों और बंद शीशों को देखते देखते इसकी आंखें दुखने लगी। इसने रेस्ट वॉच पर नजर दौड़ाई। कॉलेज से छुट्टी का वक्त होने ही वाला था। इसने इस बार भी एक बार भी नहीं सोचा कि आने वाले से ओनेल के बारे में कैसे पूछेगी, किस हैसियत से सवाल करेगी। हो सकता है मैं कहने के साथ वो खुद भी आ जाए। फिर भी इससे क्या कहूंगी? क्या मैं अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकूंगी? इसे बता सकूंगी कि मैं सुबह से किस लिए यहाँ बैठी हूँ, कैसे सड़क से गुजरने वाली तमाम गाड़ियों को हसरत भरी नजरों से तकती रही हूँ? क्या मैं ये सब कह पाऊंगी? इसके पास किसी सवाल का जवाब तक नहीं था। बेशक मैं कुछ बोल ना सकूं, भले मैं इस दरख्त के पीछे से निकलकर इसके सामने ना जा सकूं, मगर मैं इसे एक और बार देख तो लूंगी। अगर मैं इसे देख सकूं तो इस इंतजार का जरा सा मलाल भी मेरे दिल में बाकी नहीं रहेगा। ये सारी खौफ मिट जाएगी। काश वो खुद आ जाए, काश। इसे घर से निकले 7 घंटे हो चुके थे। इस वक्त से बहुत पहले वो कॉलेज से लौट आया करती थी। बैठे बैठे इसका निचला धड़ अखड़ गया था। कंधों के पट्टों में खिंचाव पैदा हो गया था। कई बार वो वापस जाने के इरादे से उठी, मगर चंद कदम चलकर फिर वहीं आ बैठी। कुछ देर और, शायद अब कोई आ जाए। ये सफेद गाड़ी जो इस तरफ आ रही थी, शायद ये इस काली कार के करीब रुक जाए। ड्राइवर ने रफ्तार कुछ मध्यम तो की है शायद, मगर किसी भी गाड़ी के पहिए न थमे। 4 बजने वाले थे। वो नीम आंखों और बेजान कदमों के साथ घर की तरफ रवाना हुई। अम्मी इसके इंतजार में दरवाजे के सामने बेचैनी से टहल रही थी। इतनी देर, शाम होने वाली है और तुम अब घर आ रही हो? इतना वक्त कहाँ गुजारा है? मैं तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजती हूँ, आवारागर्दी के लिए नहीं। मैं 1000 बार मना कर चुकी हूँ, अपनी सहेलियों के घर मत जाया करो। वो होंठ कुचलते हुए धुंधली आंखों से जमीन को घूरती रही। आइंदा अगर मुझे खबर हुई कि तुम किसी सहेली की तरफ गई हो तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी कोई दोस्त तुम्हें मिलने के लिए घर ना आए और ना ही फोन करे, वरना मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी। तुम्हारे सामने इसकी बेइज्जती करते हुए मुझे जरा भी ख्याल नहीं आएगा कि तुम्हें बुरा लग रहा है। स्कूल कॉलेज की दोस्तियां वहीं तक होती हैं। छुट्टी के बाद सब अपने अपने घर को आते हैं, दूसरों के घरों को नहीं चल पड़ते मुंह उठाकर। माँ बाप बेचारे चाहे परेशानी से मर जाए, जलील औलाद को कोई दुख ही नहीं। इन्हें हमेशा इसी तरह बेतहाशा गुस्सा आता था। झांसिया ने शोल्डर ब्रेक वही फर्श पर पटका और तंद आवाज में बोली, आपको सिर्फ तकरीर करनी आती है, हमदर्दी करना नहीं आता। मोहब्बत करने, तवज्जो देने का ढंग आपको बिल्कुल मालूम नहीं। आप टीचर है ना, स्कूल में भी तकरीरें झाड़ती हैं, घर में भी लेक्चर देती हैं। मैं देश से आई हूँ, आपने एक बार भी ये जानने की जहमत नहीं की कि ऐसा क्यों हुआ। आपने घर बैठे बैठे तय कर लिया कि मैं आवारा हूँ। आपका अंदाजा तो गलत हो ही नहीं सकता। आप तो ऐबदार हैं। मुझसे कभी पूछा आपने कि वैगनों में धक्के खाते हुए मैं कैसा महसूस करती हूँ? जब तक वैगन के इंतजार में खड़ी रहती, लोगों के फिक्रे, गलीज इशारे बर्दाश्त करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंधे से कंधा टकरा कर गुजर रहा हो, कोई चुटकी भरने की कोशिश करता है, कोई आंखों से निगलना चाहता है। ये सब बहुत दिलचस्प होता है, मैं बहुत महसूस होती हूँ। वो रोने लगी थी।
آپ نے مجھے دروازے سے اندر گھسنے نہیں دیا اور اعلان کر دیا کہ میں آوارہ ہوں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں سے آئی ہوں، تمہیں پیاس لگ رہی ہوگی۔ آپ نے پوچھا کہ صبح ناشتہ کیے بغیر چلی گئی تھی، اب تک کچھ کھایا ہے یا نہیں، تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو کھانا دے دوں؟ نہیں، آپ نے یہ سب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو گناہوں کا حساب لینے سے مطلب ہے، پولیس والوں کی طرح تفتیش کرنا جانتی ہیں آپ نے کبھی میرے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، آپ بہت بے حس ہیں۔ وہ روتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ عفت کچھ گمسم سے وہیں پر جمی رہی، پھر آگے بڑھ کر اس کی بکھری ہوئی کتابیں سمٹی، بیگ پر لگی ہوئی گھر جاڑی اور کتابیں اس کے اندر ڈال کر دروازوں کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ جاسیہ نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ دستک دینے پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عفت کھانا گرم کر کے اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نیچے نہیں اتری۔ مغرب کی اذان کے وقت اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ایک پین خریدنے مارکیٹ تک جا رہی ہوں، آپ کو کچھ منگوانا ہے؟ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ اس کی متواتر آنکھیں اور سرخ ناک بتا رہی تھی کہ وہ دیر تک روتی رہی تھی۔ عفت کہنا چاہتی تھی کہ باہر سرد ہوا چل رہی ہے، گرم جرابے اور جوگرز پہن کر جاؤ، لیکن خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جانسیا پھر اسی جگہ جا رہی تھی جہاں سیاہ کرولا موجود تھی۔ فاصلہ تیزی سے طے کرنے کی خاطر وہ اس قدر تیز رفتاری سے چلتی رہی کہ وہاں پہنچنے پر اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اب وہ جگہ خالی تھی، گاڑی وہاں موجود نہیں تھی۔ آسمان کے سینے سے پھوٹا خنک اندھیرا اس کی رگوں میں اترنے لگا۔ برگندہ کی خمیدہ شاخیں چپکے چپکے ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرم پانی رسنے لگا۔ گھر تک جانے والا رستہ اسے کئی صدیوں کی مسافت لگ رہا تھا۔ اس کے قدموں میں چلنے کی سکت باقی نہیں تھی اور عفت ٹی وی کی تاریک اسکرین کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی، آج نہ جانے کیا ہو گیا۔ 8 بجے والا ڈرامہ تو ہر قیمت پر دیکھا کرتی ہے، آج خدا معلوم کیسے بھول گئی۔ بڑے سے سیاہ گیٹ پر بوگن میلیوں کی آتش گلابی اور سفید کلیاں ایسی جھکی تھی جیسے کسی گھوڑے کی پیشانی پر گری ہوئی عیال۔ گیٹ پار کرتے ہوئے وہ کچھ متشائر سی تھی، کسی ایسے ہرنی کی طرح جو باغوں کے جتے میں گھسنے پر مجبور ہو۔ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ نیم چھتی نظر آتی تھی جس کے نیچے چوکیدار کرسی بچھا کر بیٹھا تھا۔ اسی کے سامنے وسیع اور ریز لان میں تقریباً ویسی ہی لڑکیاں ہرے نیلے گلابی اور زرد پتوں کے ساتھ ادھر ادھر بکھری تھی جیسے اس نے پہلے سے سوچ رکھی تھی۔ کالج اس کے تصور سے کہیں زیادہ بڑا تھا، انابی اور کافوری رنگ میں ڈوبی عمارت یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سفیدے کے دیو کامت درختوں کی دیواروں پر قطاروں میں سے گزر کر وہ ایڈمن بلاک کے قریب پہنچے تو صدف ایک لڑکی کو دیکھ کر ٹھہر گئی۔ وہ ان دونوں سے بہت خوش اخلاقی سے ملی تھی۔ اس کے نیلے دوپٹے سے عائشہ جان گئی تھی کہ وہ 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ لو جی، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ عائشہ، یہ میری ہے، یہ تمہیں ٹائم ٹیبل اور کلاس رومز کے بارے میں سمجھا دے گی۔ ان کا نام عائشہ ہے۔ میری اس کا ہاتھ تھام کر ملائمت سے بولی، کہاں سے آئی ہے یہ؟ کنگن پور سے۔ اچھا، باقی باتیں آپ اسی سے پوچھ لیں، میں تو جا رہی ہوں، ہسٹری کا پیریڈ نکل جائے گا ورنہ۔ عائشہ، تم فولنگ سے بچنا چاہتی ہو تو اس کے ساتھ ہی رہنا، نئے آنے والی لڑکیوں اور خاص طور پر تم جیسی لڑکیوں کی بہت گندت بنتی ہے یہاں۔ صدف چلی گئی اور میری سے ساتھ لے کر لان میں سے ہوتی ہوئی اندرونی عمارت میں آ گئی۔ نوٹس بورڈ کے سامنے ٹھہر کر اس نے عائشہ کی کلاسز کا شیڈول نقل کیا اور ساتھ ہی اس کے متعلق سوال کرتی رہی۔ پھر وہ اسے سارے کالج میں گھمانے لگی، کلاس روم دکھائے، کمپیوٹر لیب، لائبریری اور کینٹین دکھائے۔ اسی دورانیے میں وہ عائشہ کے متعلق چیدہ چیدہ باتیں جان چکی تھی، مگر اپنے بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا تھا سوائے اس کے کہ وہ میری ہے اور ہاسٹل میں رہتی ہے۔ عائشہ کو پہلی ملاقات میں وہ بہت اچھی لگی تھی۔ اس کی آواز میں طنز یا ترہم کے بجائے نرمی تھی، اس کی دودھایا رنگت میں سرخی کی واضح جھلک تھی۔ ہنستے ہوئے گالوں میں ننھے ننھے بھویں پڑتے اور سفید چمکدار دانتوں کی سیدھی قطار آنکھوں میں کھمتے لگتی، کھٹوٹ سی آنکھوں میں نمی سی ہلکورے لیتی تھی۔ گھنے سیاہ بال کندھوں سے ذرا نیچے تک جھول رہے تھے۔ میری میں وہ ہر خوبی موجود تھی جو حسین ہونے کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھی۔ اس کی اچھی صورت اور نرمئی خوئی کے علاوہ عائشہ اس لیے بھی خوش تھی کہ اس کی مائیت میں وہ اس خوف سے کسی حد تک پیچھا چھڑا چکی تھی جو کالج کے حوالے سے اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ صدف نے کہا تھا یہاں مسجد بھی ہے کالج میں، مجھے وہ دکھا دے۔
اس نے میری کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا۔ مسجد بھی دکھا دیتی ہوں، وہ اس طرف ہے۔ اس نے ایک سمت اشارہ کیا اور قدموں کو اس سے رخ موڑ لیا۔ تم نماز پڑھتی ہو؟ جی ہاں، یہ ہے مسجد، اندر سے دیکھنی ہے تو آ جاؤ۔ مسجد کے مقابل شہتوت کے 3 درخت ایک قطار میں استادہ تھے۔ وہ ان کے سائے میں ٹھہر گئی۔ بہت سی لڑکیاں مسجد میں آ جا رہی تھی۔ یہ لڑکیاں اس وقت مسجد میں کیا کر رہی ہیں؟ نماز کا وقت تو نہیں ہے؟ اس نے پوچھا تو میری ہنس پڑی۔ مسجد میں واش بیسن کے اوپر آئینہ لگا ہے، لڑکیاں وہاں اپنا میک اپ درست کرتی ہیں، بال بناتی ہیں۔ نماز پڑھنے تو کوئی ایک آدھی جاتی ہے۔ آپ کرسچن ہیں جی؟ عائشہ نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کافی دیر سے اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ نام سے میری مسلمان نہیں لگتی تھی۔ وہ شروع سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی مگر جھجک مانیا تھی۔ میری یکدم چپ سی ہو گئی۔ کئی ثانیے وہ خاموش رہی اور پھر خلا میں گھورتے ہوئے آہستگی سے سر ہلایا۔ ہاں، میں کرسچن ہوں۔ عائشہ کو اس کی خاموشی بڑی عجیب لگی تھی۔ سامنے فٹ پاتھ پر تیز تیز بھاگ بڑھتے شخص کی ایک جھلک دیکھ کر وہ چونک پڑی تھی۔ شاید وہ وہی تھا۔ وہ ایک ساتھ کے لیے تعجب کا شکار ہوئی، لیکن اس کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا وقت نہیں تھا کہ وہ واقعی نیلو جان تھا یا نہیں۔ وہ آدمی چند لمحوں میں اس کی نظروں سے اوجھل ہونے والا تھا۔ کھڑکی سے ہٹ کر وہ سر پر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ جس رفتار سے اس نے سیڑھیاں طے کی تھی، نہ جانے وہ کیسے گرنے اور چوٹ کھانے سے محفوظ رہی تھی۔ گھر کے عقب میں سڑک پر پہنچتے ہی وہ اس سمت بھاگنے لگی تھی جدھر وہ جاتا دکھائی دیا تھا۔ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ اسے روکنے میں کامیاب ہو گئی، اور وہ انیل ہوا تو وہ اس سے کیا کہے گی۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بنا ہی اس تک پہنچنے کی صحیح کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک بھاگتی رہی تھی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ یک لخت وہ ٹک کر رہ گئی اور ایک راہگیر سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ وہ گھر سے کافی دور پر ہجوم سڑک پر نکل آئی تھی۔ خالی الذہنی میں وہ کچھ دیر ساکت کھڑی رہی، پھر اسے احساس ہوا تھا کہ ایک گرد بہت سے لوگ اسے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی۔ تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بھٹک کر اپنے پیروں کی جانب گئی تھی۔ خود فراموشی میں وہ ننگے پاؤں گھر سے نکل آئی تھی۔ اپنا کڈب حالت کو محسوس کر کے وہ خجالت سے سر جھکائے واپس مڑی۔ کیا میں کبھی اسے دیکھ نہیں پاؤں گی؟ اس کی آنکھیں اس تکلیف دہ سوچ سے پانی تلے ڈوبنے لگی تھی۔ گھر کی طرف لوٹتے ہوئے اسے قریب سے گزرتا ہوا انوں کا گروہ نظر آیا تھا۔ اچانک یہ خیال کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا۔ میں سنڈے کو ضرور چڑھ جاؤں گی، وہ یقیناً وہاں مل جائے گا۔ اگلے ہی پل وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ نہ ملا تو میں ہر سنڈے کو چڑھ جایا کروں گی۔ اس شہر کے سارے گرجا گھروں میں اسے ڈھونڈوں گی۔ ہتھیلی کی پشت سے گیلی آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ اول جنوری کی برف کی اون گولی کاش جیسی صبح تھی، کچھ کچھ جمی ہوئی اور قدرے پگھلی ہوئی سی۔ دودھیارا سفید دھند کی راڈ اوڑے سرما کی ہوا سکھ چین اور املتا اس کے درختوں میں سے سکڑ سمٹ کر ٹھٹری ہوئی رفتار سے بہہ رہی تھی۔ سیاہ کار توڑ کی سڑک پر بے چاند تیز قدموں سے چلتے ہوئے اوس میں بھیگے خزاں کو زیادہ زد گیلے سیلے پتے اس کے پیروں سے لپٹ لپٹ جاتے تھے۔ اس نے سڑکتی ہوئی اونی شال کو گردن اور شانوں کے گرد سختی سے لپٹا اور دھند کے سفید بے مہر سمندر میں منزل سے اپنے فاصلے کا تعین کرنے کی کوشش کی۔ گرجے کی پیشانی پر استدادہ سلیب کی قہر کی دہلیز چادر میں مفلول آسمان میں مدغم ہوتی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بہت قریب پہنچ چکی تھی مگر فاصلہ تھا کہ سمٹ میں نہیں آتا تھا۔ اس کے متحرک قدموں کی جنش پہلے سے فضا تر اور مزید اضطراب آمیزہ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں مسلسل اس پر جمی تھی جیسے اسے اندیشہ ہو کہ نظر کے ذرا سے سرکنے پر وہ کہیں کھو جائے گا۔ نہ جانے کیوں اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جس قدر وہ آگے بڑھ رہی ہے اسی قدر چٹ اس سے دور ہوتا جا رہی۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دیں پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔